अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल एक सवाल क्लास में किया था मैंने, और उसमें कुछ लोगों के एतराज़ भी रह गए थे। किधर गया लड़का? यार वो तो कह रहा था मैं आऊँगा कल ज़रूर। वो यहाँ बैठा हुआ था, वो जो रिटर्न पे एतराज़ कर रहा था, उसने कहा मैं कल आऊँगा ज़रूर। देखो, ऐसी ज़िंदगी मौत का भी पता नहीं होता है कि इंसान कहता है कि मैं काम करूँगा और अच्छा, कल वाले सवाल जिन्होंने भी लेक्चर सुन लिया, गुलबर्ग वाला कौन बैठा हुआ है? एक, दो, बस दो ही हैं। नाराज हो गए यार गुलबर्ग वाले, या सुस्ती के मारे हैं? सुस्ती के मारे हैं। नहीं तो ये जो गुलबर्ग वाले बच्चे दो लोग बैठे हुए हैं, टैक्स भी पढ़ रहे हैं आप? नहीं, इधर मोहसिन साहब गुलबर्ग में। नहीं नहीं, जहाज ने कहा था कुछ जीटी में रखाऊंगा, तो वो लोग फिर इसका मतलब टैक्स लेने भी नहीं आए। हम्म, चलो खैर। अच्छा, कल जो सवाल किया था उसमें मसले अपने दोबारा बता दें, उनमें से जो अभी वाले सवाल में रिजॉल्व हो जाएगा वो मैं पे जवाब नहीं दूंगा, जो अभी वाले में रिजॉल्व नहीं होगा वो बता दूंगा। कल जो क्लास में सवाल किया था उसमें किसी के कोई मसले हैं, कोई एतराज है तो बताएं। नहीं? हाँ भाई, वो जो हमने खराब बेच दिए थे 20 रुपए के, तो आपको एतराज है कि इस टेबल में 80, अगर स्टोर वाले को स्टोर में चीजें रखते हुए याद है कि चीजें कब रखी थी और कहां से लाए थे, सारी तफसील नहीं याद है लेकिन कुछ याद है, तो जितने उसको याद हैं उनका इशू रिकॉर्ड करते हुए ओरिजिनल वाला रेट लगा लें, और जितने उसको नहीं याद, जो कि ज्यादा नहीं याद, उन पे फाइफो और एफको वाला रेट लगा लें। ये फाइफो और एफको का मेथड इसलिए बना है कि स्टोर में पड़ी इन्वेंट्री सब एक जैसी है, और स्टोर वाला जितना मर्जी चीता हो वो नहीं याद रख पाएगा कि जो स्टोर से इशू हो रहे हैं वो किस दिन खरीदे थे, जो बचे रह गए हैं वो किस दिन खरीदे थे, ये नहीं याद रख सकता। अगर सारा का सारा याद रख सकता, बल्कि याद क्या, अगर ऐसा होता कि जो भी चीजें खरीदी जाती उन पे टैग लगता, स्टिकर लगता, पेन से लिखा जाता कि ये किस दिन खरीदा था और क्या रेट था, तो फिर ये मेथड बनाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होता, ठप्पे इस पे नहीं लग रहे होते। तो जब हम नहीं पहचान पा रहे तो ये मेथड इसलिए बना दिए गए कि जब आपको नहीं पूरी तफसील पता तो फिर इस मेथड को फॉलो कर लें। अब इसमें जब हमने मेथड फॉलो कर लेना है ना, तो फिर ये नहीं करना कि अच्छा कुछ की पता है वो कर लें, नहीं, फिर सारे करो। या तो सबकी तफसील पता करो कि कौन कौन सा किस दिन खरीदा था, अगर नहीं पता चल रहा तो फिर पूरी इंफॉर्मेशन को छोड़ दें, बस चुप करके मेथड फॉलो करें। तो हमें इन सवाल के डाटा की वजह से इन खराब यूनिट्स का पता चल रहा है कि ये वो हैं जो 83 के खरीदे थे। क्या बाकी सारी ट्रांजेक्शन का पता चल रहा है? तो जब बाकी सब का पता नहीं चल रहा तो इस अधूरी इंफॉर्मेशन को भी शुक्रिया के साथ वापस कर देंगे, बस मेथड के रूल फॉलो करेंगे। इसलिए इस पे 86 लगाया जो उस दिन रेट था। अच्छा, इसी का ना मेरा ख्याल है शायद इसी को देख के ही बनाया हुआ है सवाल, वो आपको भी करते हुए पता चल जाएगा। अब आप सवाल पढ़ें, स्प्रिंग 21, स्प्रिंग 2021। ट्रेडिंग बिजनेस हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, रॉ मटेरियल है तो फिर एफओएच कंट्रोल। आप बात पूरी करें दोबारा। हम्म, नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट ना। आप ये पूछना चाह रही हैं कि इनकम स्टेटमेंट की शक्ल याद आ रही है और उसमें हम लोग ये लिखा करते थे, तो यहां कहां लिखेंगे, ये पूछ रही हैं?
ये जो आपको बचपन में शक्ल याद कराई गई थी ना, ये पीरियोडिक की शक्ल है। परपेचुअल में ऐसी शक्ल नहीं होती। परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम का टी अकाउंट आ रहा होता है, उसका ट्रायल में बैलेंस आ रहा होता है। तो अगर बिजनेस परपेचुअल सिस्टम फॉलो करता हो तो उसकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर इन चीजों की मोहताजी ही नहीं है। ट्रायल में ये आ रहा होगा, ट्रायल में यही आ रहा होगा, यानी कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर ट्रायल से मिल जाएगी। तो फिर जब ट्रायल से फिगर ही मिल जाएगी तो फिर ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो परपेचुअल सिस्टम में ये नहीं हो रहा होता। एंट्रीज के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करते जा रहे होते हैं, एंट्रीज के अंदर इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट होती जा रही होती है, इसलिए ट्रायल के अंदर ही कॉस्ट ऑफ सेल का बैलेंस भी मिल जाएगा जो सीधा सीधा उठा के यहां लिख देंगे, और इन्वेंट्री का बैलेंस भी मिल जाएगा जो कि एसओएफपी में लिख देंगे। तो परपेचुअल में ये काम करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए ये परेशानी भी नहीं है कि उन गुड्स लॉस को यहां कहां दिखाएं, बस ये फिगर ट्रायल में आ रही होगी वहां से देख के यहां लिख देंगे। स्प्रिंग 21 पढ़ लें, स्टैंडर्ड लिमिटेड। स्टैंडर्ड लिमिटेड, ये जो कल सवाल किया था ये उसी को देख के ना एग्जामिनर ने तो ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स का सवाल बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड लिमिटेड के नाम से सवाल है, नई बुक में क्वेश्चन 4 होगा, पेज नंबर 11 पे। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और सवाल पढ़ लिया होगा। रिक्वायर्ड जर्नल एंट्रीज कैसे पता, इस चैप्टर का सवाल है।
है, तो डाटा से पता चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है कि ट्रेडिंग बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस है। स्टैंडर्ड लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो ट्रेडिंग बिजनेस से गुड्स की ट्रांजेक्शन हैं और हमने इनकी करनी है एंट्रीज, लेकिन एंट्रीज करने से पहले वो सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो फाइफो है या वेटेड एवरेज है? वेटेड एवरेज है। तो एंट्रीज की जगह छोड़ के वर्किंग पे आ जाते हैं। स्प्रिंग 21 वर्किंग 1। और वो जो कल मैंने थोड़े कॉलम वाला टेबल बनाया था वो ठीक है? चलो ठीक। थोड़ी सी अंग्रेजी आ गई और बैलेंस में यूनिट्स आ गए, रेट आ गया और टोटल आ गया। अच्छा, मैं तो लिख रहा हूं पूरी पूरी फिगर्स, लेकिन अगर आप में से कोई एहतियात के साथ गलती किए बगैर रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन मिलियन लिख सकता है तो बेशक लिख ले। अगर सिर्फ रुपीज ही लिखने होते ना तो फिर थाउजेंड मिलियन लिखना खैर थी, लेकिन हमने यूनिट्स को इससे मल्टीप्लाई करके आंसर यहां लिखना है। तो उस मल्टीप्लाई करने में बच्चे और डिवाइड करने में बच्चे गलती कर जाते हैं, इसलिए मैं पूरे रुपीज लिखूंगा। फिगर्स बहुत बड़ी बन जाएंगी लेकिन मैं पूरे लिखूंगा। अगर कोई काबिल बच्चा चीता चीती उसको रुपीज इन थाउजेंड या मिलियन में लिखना चाहे तो मर्जी है, लिख ले। जी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट फर्स्ट है, फर्स्ट फेब को ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 220,000 यूनिट्स हैं, 7,000 है, 1540 000 000। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 2, 5 फरवरी को परचेज कर ली गुड्स। तो 5 फरवरी परचेज हो गई कितनी? 280, 70, 200 की एक, 2016 000 000। और बैलेंस अपडेट कर दें तो ये बन गए 5 लाख, ये हो गया 3556 000 000 और रेट हो गया 7112। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन 10 फरवरी को क्या हुआ? सेल हो गई। कितने यूनिट्स? 180 और यही वाले 7112, 1280 160 000।
और बैलेंस में बाकी रह गए 320, 7112 वाले, 227584084000। बारह फरवरी को 5000 यूनिट्स केएल ने वापस कर दिए। केएल कौन है? यही एक लाइन ऊपर जिसको बेचा था, यानी कस्टमर ने 5000 वापस कर दिए, तो ये हो गई सेल रिटर्न। 12 फरवरी को सेल रिटर्न हो गई 5000, स्टोर में वापस इन हो गए प्लस। और 7112 ये वाला या ये वाला, लाल वाला कि नीला वाला? लाल वाला। जिस ट्रांजैक्शन की रिटर्न है वो वाला रेट लगेगा। थ्री डबल फाइव 600000। और बैलेंस में पहुंच गया 3,25,000। 7112 वाले 2311400000। अब ये जो हमें 5000 वापस आए हैं, पॉइंट नंबर 5। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 जरा लंबी अंग्रेजी है, तो आप यहां तक पहुंच जाए, फिर पॉइंट 5 बताता हूं। हाँ जी, यहां तक पहुंचे। चलिए पॉइंट 5 समझा रहा हूं। 30% ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न्ड टू एसएल। हम एसएल हैं। ये जो हमें वापस आए थे, इनमें से 30% यानी 1500 वो सप्लायर ने ही हमें खराब भेजे थे, हैड मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट एंड वर रिटर्न टू द सप्लायर। तो अब ये क्या हो गए? परचेज रिटर्न। 15 तारीख को परचेज रिटर्न हो गई 1500। अब इस परचेज रिटर्न पे वो रेट लगाना है जो ओरिजिनली परचेज का था। तो ये चीजें हमने खरीदी कब थी? कहां लिखा है 5 को? ऊपर परचेज एक ही है, तो यही वाले होंगे। तो इस 7200 वाले को हमने सप्लायर को कर दिया वापस 108000000। और स्टोर में बैलेंस रह गया 323500, 2300, 600000। और नया रेट बन गया 7112। बता दें 7111.59 रेट है ना, तो 2 डेसिमल तक चलना चाहिए। अच्छा, अभी सेंटेंस और भी है इस पॉइंट में। अभी मैंने पहला सेंटेंस बताया 7200 वाली बात, ओके। रिमेनिंग डिफेक्टिव कितने? रिमेनिंग 3500 वर डैमेज्ड ड्यू टू मिसहैंडलिंग, और उनको फिर हमने स्क्रैप पे बेच दिया 2000 रुपए का। तो यहां 2000 लिखूं? नहीं, यहां से तो आउट करेंगे और वेटेड एवरेज वाला रूल लगेगा कि आउट कर रहे हैं तो इस रेट पे। तो कब? 20 फरवरी को हमने ये स्क्रैप में बेच दिए 3500, यही वाले 24890565। और बैलेंस अपडेट होके पहुंच गया 320, यही वाले 2275709435।
इधर ये खैर है, डिफरेंस लिया है, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं डिफरेंस ले लें, इसलिए तो मैं ऐसे चला रहा हूँ। हाँ जी, 0.5 डन। पॉइंट नंबर 6, 5000 यूनिट्स केएल को भेजे। केएल कौन है? हमारा कस्टमर, वो जिसको 0.3 में हमने चीजें बेची थी, 0.4 में वो बेइज्जती करके वापस कर गया था, 0.6 में अब उसको हम दोबारा भेज रहे हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेक्टिव यूनिट्स रिटर्न। ये अब वो रिप्लेसमेंट वाली बात आ गई। तो 320 711.59 22 75 70 9435। अब ये जो हम अपने कस्टमर को 5000 यूनिट्स बेच रहे हैं 22 फरवरी को, पांच हजार किस रेट पे? इसी रेट पे, पक्की बात, या इस रेट पे? हाँ जी, इस पे। ये अलग सेल है, ये वैसे ही जैसे कल वाले सवाल के अंदर स्टोर को दोबारा इशू कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऐसी है जिसपे ओरिजिनल वाला रेट लग रहा होता है, लेकिन उसके अलावा हर ट्रांजेक्शन एक अलग ट्रांजेक्शन है और उसको फाइफो या वेटेड एवरेज वाले रूल चलाएंगे, यानी 711.59 35557 950 00 है, एक जीरो है भाई, अरे एक है भाई, और बैलेंस हो गया 31500, यही वाले 2240151485। हाँ जी, 0.6 में नहीं एतराज कुछ, पक्की बात। चलिए अब एक बात बताता हूं, उससे इंशाल्लाह एतराज आ जाएगा। कल वाला सवाल, परचेज किए थे 83 पे, 85 पे, वो जो रिटर्न करके दोबारा भेजे थे उसने 85, 1.5 लाख यूनिट्स थे, 85 पे खरीदे, फिर कुछ लाइनों के बाद हमने इसको वापस कर दिए 2500 85 पे, और फिर कुछ लाइनों के बाद दोबारा खरीद लिए 85 पे, और ये 85 यही वाला 85 था। और इसको भी कल काफी बहस के बाद समझाने की कोशिश की थी कि अगर ये हमसे डिफरेंट रेट लेता तो ले सकता था, नहीं बताया तो हम 85 ही ले लेते हैं। कल वाले सवाल के
इस पॉइंट नहीं, इस पॉइंट की अंग्रेजी पढ़ें। इसकी हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? सप्लायर डिलीवर्ड 2500 यूनिट्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ। तो ये जो उसको वापस किए थे उन्हीं के बदले उसने हमें और दिए, और देखें मैंने वही रेट लगा लिया। यहां पर आज वाले सवाल में क्या वर्डिंग है? हमें कस्टमर ने खराब वापस किए थे और इन्हीं की रिप्लेसमेंट में हमने उनको फिर बेच दिए। तो अब मैंने फिर ये वाला रेट क्यों नहीं लिया? चलें पहले और कोशिश करता हूं परेशान करने की। कल जब हम सप्लायर को वापस करके उससे दोबारा ले रहे थे तो इस दोबारा खरीदने पे यही वाला रेट लगाया हुआ है। इनफैक्ट तीनों रेट सेम लगाए हुए हैं। अब सप्लायर की जगह कस्टमर आ गया। कस्टमर को हमने पहले इतने बेचे, नूर साथ साथ रहना यार, कस्टमर को इतने बेचे, सप्लायर से इतने खरीदे। कस्टमर ने हमें वापस कर दिए, हमने सप्लायर को वापस कर दिए। कस्टमर को हमने इन रिप्लेसमेंट फिर से बेचे, सप्लायर ने हमें इन रिप्लेसमेंट फिर से दिए। सेम ट्रांजेक्शन हो रही है कि नहीं? हो रही है ना? तो कल वाले सवाल में तो तीनों में रेट सेम लिया था, इसमें तीनों में रेट सेम लिया था, जबकि आज वाले सवाल में इनका रेट तो 7112 है, लेकिन इस तीसरे वाले का रेट मैंने 7112 नहीं लिया। यहां पर अगर वो चाहता तो, और हमने चाहा कि ज्यादा लें, तो ये कैसे पता सवाल में इस चाहत का? नहीं, ये जवाब नहीं है इसका। हाँ जी, वारंटी वाला भी जवाब नहीं है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, शाबाश। ये खरीदने की ट्रांजेक्शन्स थी और इनमें कॉस्ट ही आ रही होती है, और यही हमारे और उस सप्लायर के दरमियान तय हुआ रेट है। थोड़ी सी गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब परचेज की बात हो रही थी, चूंकि यही वाली चीजें पहले हमने वापस की और इसी के बदले उसने हमें और यूनिट्स बेचे, और वो डिफरेंट रेट ले सकता था, लेकिन अगर नहीं ले रहा तो सेम रेट, उसने इसी रेट पे हमें चीजें दे दी। चूंकि ये हमारी कॉस्ट है, तो हमारे और सप्लायर के दरमियान जो रेट तय हो रहा है वही हमारी वर्किंग में भी नजर आ रहा है। लेकिन जहां पर हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल की हद तक अगर देखेंगे ना, तो सवाल में नहीं कहा, मैं खुद कह देता हूं कि ये वाले जब उसको बेचे थे, मैं खुद ही कह रहा हूं 10,000 रुपए का एक बेचा था, मैंने खुद ही कह दिया 10,000। जब वो हमें वापस करेगा तो कितने पैसे हम उसको वापस कर रहे होंगे? 10,000। और जब इन्हीं के बदले हम उसको दोबारा बेचेंगे तो हम कितने पैसे लेंगे उससे? 10,000 ही लेंगे। तो हां, रेट वही चल रहा है हमारा, लेकिन हमारी इस वर्किंग में ये थोड़ी आ रहा है, ये तो सेल प्राइस है, कॉस्ट आ रही है। परचेजेस वाले में आपको यही वाली फिगर यहां टेबल में इसलिए नजर आ गई थी कि हमारा उस पर्सन से जो रेट तय हो रहा है वही हमारी वर्किंग्स में भी शो हो रहा है, और वो यकीनन सेम था। लेकिन जहां पर हमारा उस कस्टमर से जो रेट तय हो रहा है वो सेल प्राइस है, वो यहां नजर नहीं आ रही है। तो ये हम कस्टमर को यकीनन 10,000 रुपए ही दोबारा दे रहे होंगे, हो सकता है ज्यादा पे दे रहे, लेकिन चलो 10 पे ही दे रहे होंगे। तो ये टेबल में थोड़ी नजर आना है, टेबल में तो कॉस्ट नजर आनी है, और कॉस्ट एफको का रूल लगेगा कि पहले बेचा था वो अलग ट्रांजैक्शन थी, दोबारा बेच रहे हैं ये अलग ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये वाला रेट लगेगा। तो कल वाले सवाल में और आज वाले सवाल में फर्क है, वो परचेज ट्रांजैक्शन थी, हमारा उस पार्टी के साथ जो रेट तय हो रहा है वही रेट सेम था और वही हमारी वर्किंग में आ रहा था। लेकिन अब वाले सवाल में ये सेल हो रही है, और हमारा और उस पार्टी का जो रेट तय हो रहा होगा यकीनन सेम होगा, लेकिन वो सेल प्राइस थी, वो यहां नजर नहीं आ रही। तो यहां तो हम उसको एक सेल के ट्रांजैक्शन के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब ये सेल थी तो ये वाला रेट, और जब दोबारा सेल हुई है तो ये वाला रेट। हाँ जी, 22 फरवरी के बाद क्या हुआ? 25 फरवरी को हमने फिर 1.5 लाख यूनिट्स बेच दिए, तो 25 फरवरी को सेल हो गई
150,000 यही वाले 1066738500 165 यही वाले 1173412985 हाँ जी 25 फरवरी के बाद 28 फरवरी को फिजिकल जाकर स्टोर में गिनती की और फॉलोइंग मसले पता चले। अब उन फॉलोइंग मसलों में एक मसला यह है कि 500 यूनिट्स तो गायब हैं, तो घूमने फिरने निकल गए होंगे, चोरी लेके गया होगा, तो 500 तो हो गए चोरी और बाकी 4500 ऐसे हैं जिनमें एनआरवी राइट डाउन करना है, तो 500 को तो चोरी कराए ना। तो जो शॉर्ट हो गए, मिसिंग हो गए 500 यही वाले 3555795 164500 1169857190। अच्छा कल क्लास में पता नहीं शायद किसी ने पूछा था कि नहीं पूछा था और मैंने पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, बहरहाल एक स्टूडेंट ने अलग से पूछा था, मैं सबको बता देता हूं। ये जो हमारा सारा रिकॉर्ड है ना, ये कॉस्ट पे ही रहता है, एनआरबी एडजस्टमेंट इसमें नहीं होती। जैसे अगर FR 1 पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे डेटर का अकाउंट अलग होता है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट अलग होता है, पीपी का अकाउंट अलग होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट अलग होता है। हाँ प्रेजेंट वो नेट बुक वैल्यू हो रही होती है, लेकिन अकाउंट दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह ना ये जो इन्वेंट्री की हमारी इधर वर्किंग है, ये कॉस्ट पे ही होती है, एनआरबी की एडजस्टमेंट इस टेबल में नहीं आती है, ये अलग कॉस्ट ही रहेगा। और मार्च के ओपनिंग बैलेंस में क्या लिखेंगे, इधर 1 मार्च ओपनिंग ये 164,711 एनआरबी नहीं, कॉस्ट ही आएगी। लेकिन जो इन्वेंट्री का टी अकाउंट जिसका सीडी ट्रायल में जाएगा और ट्रायल से आगे एसओएफपी में जाएगा, वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी होगा। और वो इसलिए लोअर पे आएगा क्योंकि हमें ईयर एंड पे एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, तो उससे उस टी अकाउंट का बैलेंस कम आ जाएगा। ये वर्किंग नहीं खराब करेंगे, ये कॉस्ट पे ही रहेगी। ओके चलें अब इनकी एंट्रीज बनाते हैं।
जी जी। हम्म। तो इसको हमने टी अकाउंट से नहीं टैली करना होता, ये हमारे कॉस्ट के रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि आपके कॉस्ट में तो ऐसी चीज नहीं है। वैसे अकाउंटिंग की एक बात कर रहा हूं, IS2 इन्वेंट्री से रिलेटेड है, जो इवन के FR1 में भी नहीं है। पता नहीं जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ना आपने वो IS2 है। किसमें है? IS2 के तौर पे पढ़ाया गया है, बस वैसी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन IS2 के नाम से ही पढ़ा है। अच्छा अच्छा। उसमें ना एक चीज होती है कि अगर किसी साल में कॉस्ट 500 थी और NRV 480 थी, तो हमने इसको SOFP में इतने पे रिकॉर्ड किया। अगले साल ये चीजें स्टिल इन्वेंट्री में हैं, नहीं बिकी, लेकिन हालात अच्छे हो गए और अगले साल NRV 540 हो गई, ये चीजें स्टिल स्टॉक में मौजूद हैं, तो कितने पे रिकॉर्ड होंगे? हाँ जी, 500 पे। तो आप कॉस्ट का रिकॉर्ड अलग रखेंगे तो 500 नजर आएगा ना, इसलिए ये कॉस्ट पे ही रहता है। कल को हालात जब अच्छे हो जाएंगे तो वो जो ईयर एंड पे एंट्री की थी, अगले साल वो रिवर्स हो जाएगी, और इन्वेंट्री के टी अकाउंट में जो कम बैलेंस आया वो वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये वर्किंग हमारी, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड किन रेट्स का वेटेड एवरेज है? कॉस्ट का। तो यहां सब कॉस्ट रखेंगे तो वेटेड एवरेज है ना। अगर यहां पर मैंने NRV डाल दी तो वो तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ही नहीं रह जाएगी। और फिर जब आप उस एंड आंसर को अगले साल NRV से कंपेयर कर रहे होंगे, तो आप NRV से किसको कंपेयर कर रहे होंगे? कॉस्ट को। वो तो कॉस्ट ही नहीं रही, उसमें तो मिलावट हो गई है NRV की। तो इसलिए ये टेबुलर वर्किंग कॉस्ट पे ही रहती है। जो NRV राइट डाउन की एंट्री है वो अलग डेबिट क्रेडिट है, जो इस टेबल को खराब नहीं करता, ये अकाउंट के बैलेंस को कम कर देता है। ये कल आपने पूछा था मुझसे, मैंने कहा था क्लास में याद कराना। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, सिर्फ इस सवाल को पूरा कर लो फिर जवाब देता हूँ। ये वर्किंग में बताएं और क्या पूछना है। अब मैं इसकी एंट्रीज बना के दे रहा हूं, तो जो सुस्ती जिनको पड़ी हुई है, मौत आई हुई है, वो सोल्यूशन देख लें, और जिनको थोड़ी सी भी होश है वो लिख लें। 5 फरवरी की एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। अच्छा, अब की बार वर्किंग तो जरूरी थी, लेकिन अब अगर एंट्री करते हुए आप इतनी बड़ी फिगर ना लिखना चाहें तो बिल्कुल ना लिखें, और आप एंट्रीज में रुपीज इन मिलियन कर लें, रुपीज इन मिलियन, और उसमें फिर ये लिखेंगे, ये नहीं। फिर भी अगर किसी ने एंट्री में पूरी अमाउंट लिखनी है तो लिख ले। तो 5 फरवरी, इन्वेंट्री डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, रुपीज इन मिलियन कहना है तो ये। 10 फरवरी, कैश नहीं कर सकते आप। कितने की बेची है? कितने की बेची है? ये 1,80,000 यूनिट्स कितने के बेचे हैं? नहीं बताया ना, तो आप कैश वाली एंट्री तो कर ही नहीं सकते, अमाउंट ही नहीं है। तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट की एंट्री नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑफ सेल वाली करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। वही उलट हो जाएगी, इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। 15 फरवरी, परचेज रिटर्न है, कैश या पेएबल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये 20 फरवरी बनाता हूं। स्क्रैप बेचा है, कैश डेबिट, 3500 यूनिट्स बेचे हैं, कितने का? एक 2,000 का। $7 मिलियन। जबकि इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट? ये 24,890,565, और जो डिफरेंस है 17,890,565। कॉस्ट ऑफ सेल लिख दें वो भी ठीक है, P&L लिख दें वो भी ठीक है।
22 फरवरी। सेल्स की एंट्री नहीं कर सकते ना, क्योंकि कैश अमाउंट नहीं पता। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, P&L या कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। और लास्ट 28 फरवरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स या P&L डेबिट 4500 यूनिट्स हैं, जिनकी कॉस्ट कितनी है, जबकि NRV तो इतना राइट डाउन होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। हाँ जी, ये साल डन। अच्छा, कल वाली क्लास ना थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैंने 2 सवाल कराने। अगर हो गए पूरे तो ठीक है, नहीं तो फारिग ही होंगे आप, थोड़ी क्लास लंबी हो जाएगी। कितनी लंबी हो सकती है? थोड़ी बस थोड़ी। हाँ जी, है। हाँ जी, चूंकि अब थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, तो फिर वो इधर ही होगी। और ये मेरी आवाज़ अगर गुलबर्ग वाले भी सुन रहे हैं अभी, तो कल भी फिर इधर ही होगी। है टाइमिंग यही, यानी इसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर लूंगा, क्योंकि 2 सवाल पूरे करने हैं। और अगर आप थोड़ा सा आधा सवाल होमवर्क करें, तो वो जो एक्सटेंड टाइम होना है वो थोड़ा कम हो जाएगा। है एक सवाल है ऑटम 12 का, ये मेरी बुक्स में क्वेश्चन 6, मेहनती लिमिटेड। मेहनती लिमिटेड, इसका पार्ट ए बस आपसे रिक्वायर्ड है, पार्ट बी मैं कराऊंगा क्लास में। और चूंकि पार्ट बी रिक्वायर्ड नहीं है अभी आपसे, तो इसलिए इस अदर इंफॉर्मेशन में से कुछ चीजें आपको कंफ्यूजिंग लगेंगी, क्योंकि वो पार्ट बी में इस्तेमाल होनी है। पार्ट ए सिंपल सा है, पार्ट ए में मसला नहीं है। यानी आपको कुछ चीजें कंफ्यूजिंग अगर लग भी रही होंगी, तो हो सकता है वो पार्ट ए से ताल्लुक ही ना हो उनका। तो क्वेश्चन 6, मेहनती लिमिटेड, ऑटम 12 अटेम्प्ट का सवाल है। इसके सवाल जो ओरिजिनल था उसमें थोड़ी सी वो कंफ्यूजन थी, तो मैंने वर्ड्स चेंज करके तो इसलिए इसको अमेंडेड कर दिया। और ये सवाल का अगर आप पार्ट ए करें, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम खींचना है वो थोड़ा सा कम लग जाएगा। पार्ट ए अगर आप करें, तो मैं इसका पार्ट बी कल क्लास में कर देता हूं, ठीक है? क्योंकि अगर नहीं करके आएंगे तो मैं कल कह दूंगा कि ये तो आपने कर ही लेना है, तो मैं सीधा पार्ट बी ही कराऊंगा। चलें ठीक है जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।